हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज हमारे कंप्लीट पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। तो एक बार सिर्फ अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख के पार्ट 2 देखिए, या आप पार्ट 2 देख के पार्ट 1 देखिए, कोई बात नहीं। इट इज़ नथिंग यू गोना मिस। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग वट एवर रिटन, and we're doing this through mind maps. So it is going to be a revision session for all of you who've already studied and polity, and this is basically for prelims. तो हम स्टार्टिंग से एक बार लास्ट टाइम जो किया था वो रिवाइज करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट किया था हमने, पिट्स इंडिया किया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 किया था, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किया, काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 काउंसिल्स एक्ट किया, 1909 मॉर्ले मिंटो किया, 1919 मॉन्टेगो क्लेम्सफोर्ड किया, एंड साइमन कमीशन किया, कम्युनल अवार्ड किया, पूना पैक्ट जिससे साइन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने बहुत थॉरली किया है उसमें पार्ट 1 में, तो और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी किया इसमें, और कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करके जो कमिटीज़ थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो भी हमने किए हैं। ठीक है, तो हम अभी आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स में जाने के पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू ले लेते कि पहले जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1950, तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बना था सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुत सारे जगहों से उसको लेके, या ट्रायल एंड एरर, मतलब जो उनको लगा वो सही पार्ट है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो उन्होंने बहुत सारे जगहों से पॉलिटी के बहुत सारे पार्ट जो उनको लगता था इंडिया के लिए प्रॉपर है, या उसमें कुछ चेंजेस करके उन्होंने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यूजुअली लोग बोलते हैं कि अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नकल है, हमने इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया है। बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. It is lengthy because it has so much of thing for it has described everything very very superbly, and it is a visionary document. Why is it called a visionary document? Because still in time, मतलब 70 years हो चुके हैं, 70 years हो के भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आज भी चल रहा है, और हमारे जो आज के प्रिंसिपल्स हैं उसको भी वो अमालगमेट या उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इट वाज अ विजनरी डॉक्यूमेंट, एंड यू कैन नॉट से इट वाज कॉपी पेस्ट, बिकॉज नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है, सो डोंट से इट्स अ कॉपी पेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया 395 आर्टिकल्स थे, उसमें 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस पे हमने ऊपर बात की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हमने थॉरली किया था, जिसमें 6 बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स वेर इंट्रोड्यूस: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी टू 10% पीपल, एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू शेड्यूल कास्ट, लेबर्स एंड वुमेन। इसमें 10 शेड्यूल थे और 321 सेक्शंस थे। ठीक है, RBI एस्टैब्लिश की थी, काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश किया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया था, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, डायरकी वाज अबॉलिश्ड एट प्रोविंसेस बट अलाउड एट द सेंटर। डायरकी की हमने बात की, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, इसकी हमने बात की। प्रोविजंस ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट्स, डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट: federal, provincial and concurrent list. Introduced responsible government in provinces. Government should not act according to the advice of ministers. Came to effect in 1937 but discontinued in 1939. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात की हमने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया है? पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए, ऑफिस ऑफ द गवर्नर लिए, जुडिशरी लिए एंड फेडरल स्ट्रक्चर लिए। क्या के लिए? गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से पब्लिक सर्विस कमीशन लिए।
इमरजेंसी प्रोविजंस लिए, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। मैं याद करने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन कॉन्करेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलियन जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस, ऑस्ट्रेलियन फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, गवर्नर, जुडिशरी एंड फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऑस्ट्रेलियन कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सीटिंग ऑफ द हाउसेस एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ब्रिटिश काउंसिल से, ब्रिटिश से हमने क्या लिया है, ब्रिटिश से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किससे लिया हमने, ब्रिटिश से लिया है। बाईकैमरल सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने उनसे लिया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उनसे लिए। बाईकैमरल सिस्टम, बाईकैमरल मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा, वो उनसे लिया है। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम मतलब कैबिनेट कमिटीज़ और ये सब जो सारा सिस्टम है वो उनसे लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, ये हमने ब्रिटिश से लिया। कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेसिड्यूरी पावर्स ऑफ द सेंटर, रेसिड्यूरी पावर ऑन द सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेंच से क्या लिया हमने, रिपब्लिक लिया है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी इन द प्रीएम्बल लिया है, ठीक है। आयरिश से क्या, कैनेडा से क्या लिया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेसिड्यू पावर ऑफ द सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कनाडा से लिया गया है। फ्रेंच से लिया हमने रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। आयरिश से हमने क्या लिया, आयरिश DPSPs, प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड नॉमिनेशन सिस्टम ऑफ राज्यसभा, ये हमने आयरिश से लिया है, ठीक है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, ठीक है। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा मेंबर, और राज्यसभा का ये कहाँ से लिया, नॉमिनेशन हमने आयरिश से लिया है, और इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा, ये भी साउथ अफ्रीका से लिए। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, SEP इन प्रियम्बल में जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है वो हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। 1991 के पहले सोवियत यूनियन था, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ तो रशिया बना और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ बने, ठीक है। US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स, US कॉन्स्टिट्यूशन से US फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपने मेरे पॉलिटी का 365 का पार्ट 2 देखा है तो मैंने उसमें कवर किया इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बोथ द इंडियन प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, procedure for removal of Supreme Court and High Court judges, and judicial review. Judicial review very important, you have taken it from the US Constitution, and ये भी पता चलता है हमको judicial review is in the Constitution written, ठीक है। Weimar Constitution मतलब जर्मनी का, उससे हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। Weimar Constitution से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। फटाफट लेट्स रिवाइज वंस अगेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, फेडरल स्ट्रक्चर, ओके। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरल सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या? फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और क्या, रेसिड्यूरी पावर्स ऑन द सेंटर, कनाडा से हमने दो लिए, फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी लिया है, रेसिड्यूरी पावर्स ऑन द सेंटर भी लिया है, एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी लिया है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, और जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हमने लिया? रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रीएम्बल, ठीक है। फ्रेंच रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी इन द प्रीएम्बल। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश DPSP याद रखना, आयरिश प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड आयरिश नॉमिनेशन सिस्टम ऑफ राज्यसभा। आयरिश DPSP, आयरिश प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड आयरिश नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा। जापानीज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जापान से क्या लिया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यू, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? USSR के फंडामेंटल ड्यूटीज़, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल। US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जुडिशियल रिव्यू। एंड वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो जर्मनी से, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। वेरी नाइस, सुपर, ठीक है। तो ये हमने किया। अब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं। प्रीएम्बल में बेसिकली मैं आपको उसके जो सारे मीनिंग्स है, एवरी जो वर्ड के मीनिंग्स है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ एक बार पहले प्रीएम्बल के बारे में देखते हैं। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्रिएटेड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय पंडित नेहरू। सीधा प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय पंडित नेहरू। Preamble is non-justiciable, that is not enforceable in any court. Elements in preamble cannot be altered under Article 368. जो elements है preamble में, it cannot be altered under Article 368. Article 368 क्या बोलता है? Amendment to the Constitution. And amendment to the Constitution हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ऐसी चीज़ों को लिंक करना सीखो, जितना ज़्यादा तुम लिंक करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एज पर सुप्रीम कोर्ट, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 1976 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर जिसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आप थोड़ा सा, आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए खुद के लिए, ठीक है। एडेड 3 वर्ड्स, कौन से? SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एडेड 3 वर्ड्स, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, SSI, ठीक है, ध्यान रखना। सो लेट्स गो टू एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। तो हमारा प्रीएम्बल क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of and of opportunity, and to promote them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949,
डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ठीक है गाइज, ये आपको अगर प्रेम्बल याद नहीं है आप उसको रट्टा मारिए. आई एम टेलिंग यू, रट्टा मारिए. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नहीं याद है, रट्टा मारिए इसको. एनी कॉस्ट, इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर. 10-15-20 मिनट में हो जाएगा. ठीक है, तो इसके थोड़े से जो एलिमेंट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सॉवरेन का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड नो वन कैन एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर इट. ठीक है, इंडिया इज़ नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. सॉवरेन मतलब इंडिया खुद के डिसीजन खुद ले सकता है एंड अदर्स कैनॉट इन्फ्लुएंस इंडियाज़ डिसीजन. मतलब इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट. आप जैसे बोलोगे वैसे हम नहीं करेंगे अनटिल अनलेस यू आर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशंस. ओके, उनके मैंडेट को हम ये करते हैं तो भी उनके बहुत सारे मैंडेट्स बाइंडिंग नहीं होते, बट स्टिल वी अबाइड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. बट अगर आप कोई कंट्री हो और आप हमें बोल रहे हो ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंट स्टेट, एक्सक्यूज़ मी, एंड वी आर अ सॉवरेन कंट्री. जो यूजुअली बोलते हैं ना लोग कि वी आर अ सॉवरेन कंट्री. तो आज के कंटेक्स्ट में, आज अगर हम देख रहे हैं कि लेट्स कनेक्ट दिस टू आवर करंट अफेयर्स एज वेल. चीज़ों को कनेक्ट करने का बहुत आदत डाली है. जो सॉवरेन मतलब इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. तो अगर एक इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट है, सो वाई इज़ इंडिया बिहेविंग ऑन द टर्म्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? वी कैन अपने मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार क्यों इंडिया को बोला गया कि ईरान को ये करो, तो इंडिया को नहीं मानना चाहिए था क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और इंडिया खुद के ये ले सकता है. मतलब उसके डिसीजंस को तुम नहीं बोल सकते लेने के लिए. मतलब यू अदर कंट्रीज़ और अदर members countries cannot tell India to do this and do that. India is a sovereign independent state. So why are we getting influenced by other countries like United States? So I want you guys to comment in the comment section. I want you guys to write in the comment section that what are the things we can do to improve our sovereignty. से ज़्यादा मैं आपको बोल सकता हूँ कि हम चीज़ें वापस बेटर कैसे ला सकते हैं. बिकॉज वन एस्पेक्ट इज़ ट्रेड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अगर यूएस ने अपने ट्रेड ये कर दिए तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया विल बी लूजिंग ऑन टू द जीडीपी एज इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ ट्रेड गोइंग ऑन. इंडिया इज़ बेसिकली ट्रेड सरप्लस टू यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, इम्पोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, तो एक्सपोर्ट सरप्लस में है इंडिया. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ. तो और क्या, हाँ, तो सो यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट कैन वी डू. सो रिसेंटली देयर इज़ अ सिस्टम विच मतलब मोदी जी ने जो बताया आत्मनिर्भर, तो दैट कैन बी एन एलिमेंट ऑफ योर आंसर. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग. सोशलिस्ट कब ऐड हुआ? मैंने आपको बताया था SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी. ये कब ऐड हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है, तो क्या बोलते हैं सोशलिस्ट? एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब क्या? means of production and distribution are owned and regulated both by state and public. Okay, it is also called as a mixed economy mixed economy is a feature of democratic socialism. So सिर्फ सोशलिज्म की बात करो तो एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट. ये सोशलिज्म का मतलब है. मतलब सोशल और एवरीबडी इज़ इक्वल, नोबडी इज़ हाई, नोबडी इज़ लो. ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय द स्टेट एंड द स्टेट डिस्ट्रीब्यूट्स. ठीक है, दैट इज सोशलिज्म इन रियल टर्म्स. बट वी फॉलो व्हाट? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, which means the production and distribution are owned and regulated both by the state as well as the public. ठीक है, इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म. ठीक है, ध्यान रखना. सेक्युलर एडेड, ये भी ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. सेक्युलर क्या बोलता है? नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री. ठीक है, देयर इज़ नो नेशनल रिलीजन फॉर द कंट्री.
all religions have same status and support from the state. see, see there are there is a other meaning of secularism is also that कि it follows मतलब it follows no religion और it doesn't involve in any religion. But इंडिया कैसा कंट्री, इंडिया का सेकुलरिज्म क्या बोलता है कि it treats all the religion as equal. ठीक है, all religions have same status and support from the state. That is Indian secularism. अभी जस्टिस की बात करें, देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ जस्टिस: सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. सोशल क्या बोलता है? नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल फैक्टर्स सच एज रेस, रिलीजन एक्सेट्रा. पॉलिटिकल जस्टिस क्या बोलता है? इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस, मतलब चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है. सो इट इज़ अ पॉलिटिकल जस्टिस. इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट. इकोनॉमिक जस्टिस क्या बोलते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. एंड एंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs. ये जस्टिस कैसे इंश्योर किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में और हमारे लोगों के लिए? थ्रू एंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या बोलता है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. आप बोलोगे सर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल, यहाँ पे तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दिया है. नो, दैट इज़, आप अगर SCs STs इनकी बात कर रहे हो तो दैट इज़ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. दैट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ अपलिफ्टमेंट. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिजर्वेशन. क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. तो इक्वालिटी तीन फॉर्म के: सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. सिविक इक्वालिटी मतलब क्या? एंश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट. सिविक्स जो होती है वो इक्वालिटी. ठीक है. पॉलिटिकल इक्वालिटी 325 326. इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. लिबर्टी कौन से? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ये फंडामेंटल राइट्स में दिए गए. फैटर्निटी मतलब क्या? ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट. assures dignity of the individual's unity and integrity of the nation. Is ensured through single citizenship, Article 1 Union of States and Article 51A which is the fundamental duties. इससे fraternity ensure होती है. Democratic. India follows representative parliamentary democracy. Parliamentary democracy हमने किससे लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. आई टोल्ड यू, कनेक्ट द डॉट्स. इससे इसको क्लिक करो, इससे इसको क्लिक करो. इट इज़ एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम किसी को चुनते हैं और वो हमारे लिए सरकार चलाते हैं. हम डायरेक्टली सरकार नहीं चलाते. ठीक है. ओके, दैट मीन्स दैट इट इज़ एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ वॉट? प्लेबिसाइट या रेफरेंडम कैन बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ democracy. So executive responsible to legislature for all its policies and actions. So executives is responsible to legislature. ठीक है. Features of democracy क्या है? Universal adult franchise, independent judiciary, rule of law and periodic elections. ठीक है. ये सिंपल है. रिपब्लिक क्या बोलते हैं? Political sovereignty is vested on people. Political sovereignty is vested on people. Head of the state is president and president is indirectly elected. All public offices are open to public without any class discrimination. ठीक है. ये हमारा हो गया elements of the preamble. अभी let's go to the part 1 which is union and its territory.
तो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 1. इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो पहला आर्टिकल, पहला पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में पहला आर्टिकल, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो यूनियन ऑफ स्टेट्स इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनते हैं. फेडरेशन जो स्टेट्स आके अपने आप में भी ज़्यादा पावर है और एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो लोग एक कंट्री बनते हैं. ठीक है, अगर उनको चाहिए तो वो कंट्री से निकल भी सकते हैं. दैट इज़ फेडरेशन. यूनियन इज़ द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड. मतलब स्टेट्स अलग से एक कंट्री की मांग नहीं कर सकता. ठीक है, यूनियन से बाहर हटनी, यूनियन मतलब इंडिया से बाहर हट नहीं सकता. दैट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. States have no right to secede from the union. And classification of Indian territories. Territories of the states, union territories, territories acquired by India specified in the first schedule. ठीक है, मैं आपको schedules भी बताऊंगा सारे, और उसको रिमेंबर, उसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा ये पॉलिटी के एंड में, जब हम schedules के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आर्टिकल 1 हो गया, इंडिया दैट इज़ भारत. आर्टिकल 2 क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स. ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स पार्लियामेंट ने एडमिट किए हैं या एस्टैब्लिश किए हैं. तो कैसे होगा, कैसे पार्लियामेंट के फॉर्म, ये आर्टिकल 2 है कि पार्लियामेंट कैन एडमिट और एस्टैब्लिश. आर्टिकल 3 क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट. कैसे फॉर्म करेगा? बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स. अच्छा, बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट. ओके, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाल के. ओके, एंड बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट. मतलब इस ये निकाल के ये स्टेट में लगा दिए. इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. ओके, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. ओके, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट. ओके, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. अरे वाह, पार्लियामेंट तो बहुत कुछ कर सकता है. पार्लियामेंट के पास बहुत पावर रहता है. ओके, अभी प्रोसीजर क्या है इसका? ठीक है, चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि पार्लियामेंट के पास पावर तो बहुत है. अभी इसका प्रोसीजर क्या है? जो बिल है दैट इज सेंट टू द कंसर्न स्टेट टू एक्सप्रेस इट्स व्यू विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड. ठीक है, ये जो बिल होता है वो स्टेट्स को भेजा जाता है कि यार तुमको क्या लगता है, इसका नाम चेंज करना चाहिए या ऑल्टर बाउंड्री करना चाहिए या XYZ. एंड फिर स्टेट से आता है द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट बाइंडिंग. स्टेट ने बोला नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सेंटर बोलेगा नहीं हमको करना ही है, हम तो करेंगे. प्रेसिडेंट मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ओपिनियन. स्टेप 2 क्या होता है? बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. रिमेंबर, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. किसके लिए? आर्टिकल 2 के लिए. मतलब आर्टिकल 3 के लिए टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यू नो वॉट एवर, इसके लिए एस्टैब्लिश और डिमिनिश और वॉट एवर. तो बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द, इट कैनॉट बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, याद रखना. बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ओके. स्टेप 3, फाइनली द बिल इज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड फिर वो स्टेट अलग हो जाता है. अभी अपन थोड़ी सी बात करेंगे यार, ये स्टेट्स तो पहले तो बहुत ज़्यादा थे स्टेट्स. जैसे हमने पहले बात की कि ABCD कैटेगरीज़ में पहले स्टेट थे. फिर ये सब क्या हुआ, कैसे हुए ये स्टेट्स, फॉर्म कैसे हुए? पहले तो बहुत स्टेट्स थे और उनको ABCD इसमें रखा गया था. जैसे C और D चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस थे. मतलब जो यूनियन टेरिटरीज काइंड ऑफ थे जो इसके पहले, उसको C में डाला था. फिर A में जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थे वो A में थे. B में कौन से थे? B में वो स्टेट्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो B में थे, प्रोविंशियल स्टेट्स. ठीक है, अभी लेट्स टॉक अबाउट स्टेट फॉर्मेशंस. ठीक है, कमीशन कौन से कमीशन आए जिसने स्टेट फॉर्मेशन किए? सबसे पहले आई धार कमीशन. उसके चेयरमैन कौन थे? SK धार कमीशन आई थी किसमें? 1948 में. क्यों? लिंग्विस्ट क्या बोला जाता है? लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन 1948. क्यों आई थी ये?
टू फाइंड पॉसिबिलिटीज़ टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब लैंग्वेज के बेसिस में पॉसिबिलिटीज़ की रीऑर्गेनाइज हो सकता है क्या लैंग्वेज के बेसिस पे। इसके लिए आई थी एस.के. धार कमीशन। एस.के. धार आए थे थार लेके, ठीक है, किसके लिए, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस को देखने के लिए कि क्या बन सकता है लिंग्विस्टिक प्रोविंस लिंग्विस्टिक पैटर्न पे स्टेट्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, लिंग्विस्टिक पैटर्न पे नहीं, बट द रीऑर्गेनाइज ऑफ स्टेट्स कैन बी बेस्ड ऑन ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन करने के ईज पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो लोगों में जल्लोश हो गया, नहीं नहीं हमें ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो जेवीपी कमेटी बैठी, फिर 1948 के बाद जेवीपी कमेटी बैठी। जेवीपी कमेटी कहाँ कौन कौन थे उसके मेंबर्स, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभाई सीतारमैया। तो ये क्या, इसको भी क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी 1948 इसको भी बोलते हैं। मेंबर्स की हमने बहुत बात की। तो ये जेवीपी कमेटी भी ये बोली कि नहीं नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर लिया। उसके बाद बनी फजल अली कमीशन 1953 में। उसके मेंबर्स कौन कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी या कोई भी स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मेंबर्स कौन से थे 1953 में। फजल अली थे जो चेयरमैन थे, के.एम. पनिकर थे और एच.एन. कुंजरू, ये 3 मेंबर्स थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। वो कमीशन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया स्टेट फॉर्मेशन ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, बट उसको बोला ये सोल फैक्टर नहीं होगा, ना 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 ना, ये सोल फैक्टर नहीं होगा। एक्सेप्ट करते हम लिंग्विस्टिक पैटर्न पे एस्टैब्लिश करने का, एक्सेप्ट करते, बट दिस विल नॉट अ सोल फैक्टर। suggested the abolition of 4 parts classification of states। suggested the abolition, किसने सजेस्ट किया abolition of 4 part classification of the state। ABCD में जो हमने बात की क्लासिफाइड थे पहले स्टेट्स, वो फजल अली कमीशन। and suggested the creation of 16 states and 3 centrally administered territories। centrally administered territories 3 बोले और 16 states बोले, बट क्या फॉर्म हुआ, मेरे हिसाब से 14 states were formed and 6 centrally administered territories were formed, okay, after the Fazal Ali Commission, which was in the year 1953। Let's go to the part 2। part 1 हमने बात की, क्या थी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर हमने बात करेंगे पार्ट 2 सिटीजनशिप, जिसका आजकल बहुत बातें चल रही है, सिटीजनशिप एंड यू नो वाई। सो हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है भाई सिटीजनशिप के बारे में। सो आर्टिकल 5 क्या लिखता है, एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन द इंडियन टेरिटरी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया इफ। एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन द इंडियन टेरिटरी आर सिटीजन ऑफ इंडिया इफ। पहली बात, अगर तुम बॉर्न हुए हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है, ओके। दूसरी बात, तुम्हारे ईदर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब तुम्हारे अम्मा या अब्बा या मम्मी या पापा, आई बाबा, कुछ भी बॉर्न हुए टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ओके, या ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years। तुम एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, ओके, ठीक है। ये आर्टिकल 5 बोलता है कि तुम ये 3 चीज़ें तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आर्टिकल 6 क्या बोलता है, पर्सन्स माइग्रेटेड टू फ्रॉम पाकिस्तान टू टेरिटरी ऑफ इंडिया आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया इफ। अरे बाप रे, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू टेरिटरी ऑफ इंडिया आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओके। कैसे, कौन सी 3 है, इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, ओके, migrated before 19 July 1948, migrated he or either of his parents or any of his grandparents were born in India, okay, ठीक है, migrated before 19 July 1948 as an ordinary citizen from migration, okay, migrated or on or after 19 July 1948 and registered as citizens of India by a government officer, तो आप हो सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, 19 जुलाई 1948, ध्यान रखना।
आर्टिकल 7 क्या बोलता है? अ पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही इज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर फर्स्ट डे मार्च 1947, मतलब 1 मार्च 1947 से के बाद, अगर इफ 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप माइग्रेट हुए हो, ठीक है, कहाँ पे माइग्रेट हुए? पाकिस्तान चले गए आप, तो आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 7 बोलता है। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? पर्सन्स ऑर्डिनरीली रेसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पर्सन्स ऑर्डिनरीली रेसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो नॉर्मली रेसाइड कर रहे हैं इंडिया के बाहर, आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया इफ he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India। अगर वहाँ के डिप्लोमेटिक या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव ने तुम्हें वहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रजिस्टर किया है, या यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया देयर, सो यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? अ पर्सन इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ he has voluntarily acquired that citizenship of a foreign state, of any foreign state if you are acquired the citizenship, क्योंकि India doesn't have a dual citizenship, so a person is not a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। ये आर्टिकल 9 बोलता है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? एवरी पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। आर्टिकल क्या बोलता है? 10 बोलता है अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन मेक और चेंज प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 10 बोलता है। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ओके, ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। अरे बाप रे, तो कर रहा है पार्लियामेंट के पास तो पावर है, तो लोग क्यों इतना मतलब ये कर रहे हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, बट आपने ही तो सिलेक्ट किया, आपने इलेक्ट किया उनको, तो आज आप ही बोल रहे हो कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो ये सिटीजनशिप के बारे में था। आर्टिकल 11 क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा? सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के हिसाब से, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 या एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप हम देख लेते हैं ये एग्जैक्टली बोलता क्या है। तो ये बोलता है सिटीजनशिप बाय बर्थ। एवरी पर्सन कैन अक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ इफ born on or after the 26th January 1950 but before 1st July of 1987. Every person can acquire citizenship by birth if born on or after 26 Jan 1950 but before the 1st July 1987. Born on or after 1st July 1987 but before the commencement of Citizenship Amendment Act of 2003, okay, and either of whose parent is a citizen of India at time of his birth, okay. तीसरा क्या बोलता है? Born after the commencement of Citizenship Amendment Act 2003 if both parents are citizens of India, okay, or one of whose parents is a citizen of India and the other is not illegal migrant, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कैनॉट एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ citizens of India by birth if parents are envoys or foreign diplomats।
अगर आपके पेरेंट्स एनवॉयज़ है या फॉरेन डिप्लोमेट्स है कोई दूसरे कंट्री के, या पेरेंट्स एनिमी एलियंस है। एनिमी एलियंस मतलब वो कंट्रीज़ जो हमारे दुश्मन कंट्रीज़ हैं उनको हम एनिमी एलियंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्यारा और एकदम दुलारा कौन सा कंट्री, पाकिस्तान, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब मतलब ये क्या बोलता है बेसिकली, अगर आपका यहाँ पे भी ये सिटीजनशिप बाय बर्थ मतलब अगर आप यहाँ पे भी बॉर्न हुए बट आपके जो पेरेंट्स है वो फॉरेन एनवाइज है या डिप्लोमेट्स है, या आपके जो पेरेंट्स है वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या आपके एक पेरेंट सिटीजन है बट एक दूसरा पेरेंट एनिमी एलियन है, तो आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं कर सकते, ठीक है। अभी सिटीजन बाय, अब ध्यान रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सिटीजन the constitution does not give the procedure of the citizenship by birth, naturalization, incorporation of territory, descent. ये acquisition of citizen या citizenship act of 1955 देता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, आप इतना ध्यान में रखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। अब सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन कब ग्रांटेड कब होगा, अब द पर्सन इज नॉट इलीगल माइग्रेंट, ओके, this person satisfies the qualification for naturalization under the provisions of the third schedule, ठीक है। थर्ड शेड्यूल कौन सा है आप मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे थर्ड शेड्यूल कौन सा है। और द पर्सन हैज़ rendered distinguished service in the fields of science, philosophy, art, literature, world peace और human progress, ठीक है। ये सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अभी सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ओके, अगर हमने किसी कोई कंट्री है तो उसको अगर हमने टेक ओवर कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया उसकी टेरिटरी को, जो हम कभी नहीं करेंगे, अगर वैसे किया तो उनके सिटीजन्स को इंडियन सिटीजन्स माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या है बेसिकली, a person born outside India shall be citizen of India if born on or after 26 Jan 1950 but before 10th December 1992 if his father is a citizen of India. Descent मतलब पापा का बच्चा, descent, ठीक है, पापा का मम्मा का भी बच्चा, ठीक है, मम्मा का ज़्यादा बच्चा। Born on or after 10th December 1992 if either of his parents is a citizen of India at the time of the birth, ठीक है, ये by descent। अभी by registration क्या बोलता है, Citizenship Act 1955 by registration क्या बोलता है, a person of Indian origin and is resident of any country or place outside undivided India, okay, वो registration से इंडिया में citizenship ले सकता है। Person is of Indian origin and resided in India for 7 years, okay. Person is married to a citizen of India and resided in India for 7 years, okay. They are minor children of person who are citizen of India, okay. Person is of full age and capacity whose parents are registered as citizen of India, okay. Persons either of his parents were earlier citizen of independent India and resided in India for 1 year, okay. Person is registered as an overseas citizen of India for 5 years and resided in India for 1 year, तब बाय रजिस्ट्रेशन वो इंडियन सिटीजनशिप बन सकता है। ये जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 था। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड की। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ये तो हमें पता ही है, हमने ऊपर देख लिया। The act has been amended 4 times during 1986, 1992, 2003, 2005 and recently तो आपको पता ही है। Acquisition of citizenship कैसे बोलता है, by birth, descent, naturalization, registration, incorporation of territory. Termination of citizenship ये 3 चीज़ों में बोलता है, renunciation, termination and deprivation। अभी इसका ग्लॉसरी क्या बोलता है,
minor, a person who's not attained the age of 18 years. Illegal migrant, क्या बोलता है illegal migrant कौन है? A foreigner without a valid passport is an illegal migrant. A foreigner who remains beyond the permitted period of time is an illegal migrant. अब OCI क्या है? Overseas citizen of India. Citizen of Indian origin being a citizen of a specified country. मतलब वो है तो citizen Indian origin के, बट वो अभी फ़िलहाल किसी और कंट्री के सिटीज़न है. ठीक है. Persons registered as an overseas citizen of India by government of India by central government under section 7A. ठीक है. Undivided India. India as defined in the Government of India Act 1935. Ordinarily resident in India if resided in India throughout the period of 12 months immediately before making an application. Okay. Resided in India during 8 years immediately preceding the said period of 12 months for a period not less than 6 years. Okay, ठीक है. अभी टर्मिनेशन सिटीजनशिप कैसे होता है? अभी हमने ऊपर देखा था इसमें कि 3 चीज़ें. एक तो सिटीजनशिप रिनाउंसिएशन से टर्मिनेट होता है, इधर टर्मिनेट किया जाता है या डेप्रिवेशन किया जाता है सिटीजनशिप. ठीक है. अभी रिनाउंसिएशन मतलब क्या? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज मतलब 18+ एंड कैपेसिटी कैन रिनाउंस हिज सिटीजनशिप. इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर सकता है. डिक्लेरेशन हैज़ टू बी रजिस्टर्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी. डिक्लेरेशन ऑफ रिनाउंसिएशन इज विथहेल्ड ड्यूरिंग एनी वॉर एंगेजिंग इंडिया. मतलब अगर कोई वॉर चल रहा है तो आप आपकी सिटीजनशिप रिनाउंस नहीं कर सकते. Every minor child of the renounced person will also cease to be a citizen of India. मगर मतलब अगर किसी आदमी ने रिनाउंस किया तो उसका माइनर चाइल्ड मतलब 18 ईयर्स से कम का जो उसका बच्चा है वो भी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं रहेगा. Such child can again become a citizen of India by declaration within 1 year after attaining full age. Very nice, superbly done. कि अगर 18 साल के बाद अगर वो बच्चा जो बड़ा हो गया उसको लगता है कि उसको सिटीज़न ऑफ इंडिया बनना है तो 1 साल के अंदर उसको ये करना होगा, वापस अपने आप को ये करना होगा. ठीक है, डिक्लेयर करना होगा. टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप. एनी पर्सन वॉलंटरीली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री विल सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया. सिंपल एज दैट. अगर आपने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लिया है तो इंडियन सिटीजन आप नहीं रहोगे. डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर डिप्राइव एनी सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप इफ. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब कौन? द पार्लियामेंट. रजिस्ट्रेशन ये डिप्राइव कब किया जाएगा आपको? अगर रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन वॉज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड. अगर गवर्नमेंट को पता चला ये तो फ्रॉड करके यहाँ पे रजिस्टर किया गया या नेचुरलाइजेशन से रहा है, मतलब आपने 12 साल के बदले रहने के बदले आप 3 साल ही रहे और आपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं. ठीक है. Citizen has shown himself by act or speech to be disloyal or disaffected towards the Constitution of India. Very nice. Disloyal or disaffected towards the Constitution. अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वो डिसलॉयल है या डिसअफेक्टेड टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो वो सिटीजनशिप को डिप्राइव कर सकते हैं वो पर्सन से उसका इंडियन सिटीजनशिप. unlawfully traded or engaged in any business to assist an enemy during the war. Superb. अगर लगता है कि आपने असिस्ट किया एनिमी ड्यूरिंग द वॉर तो आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी. Citizen is sentenced 2 years in any country within 5 years of registration or naturalization. Very important guys, very important. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लगते हैं. ठीक है. सिटीजन इज directly पूछेगा. Citizen is sentenced for 2 years in any country. Sentence for 2 years in any country
विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जैसे उसने रजिस्ट्रेशन किया, इंडियन सिटीजनशिप बना, और 5 साल के अंदर अगर किसी और देश में जाके उसको 2 साल की सज़ा लग गई तो उसका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा. Citizen stays out of India for a continuous period of 7 years without any educational or official purpose. अगर कोई सिटीजन है वो कंटिन्यूस 7 साल इंडिया के बाहर रहता है विदाउट एनी एजुकेशनल और ऑफिशियल पर्पस, तो उसको सिटीजनशिप डिप्राइव किया जाएगा. अब नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स. सुपर टॉपिक है गाइस, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे. फंडामेंटल राइट्स और DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा आपके लिए. आज के लिए बस इतना ही. गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो. अगर आपको मेरे कंटेंट में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई चेंजेस करने चाहिए या मेरे को कोई पैटर्न में चेंज करना चाहिए, तो आप मेरे को बेझिझक बता सकते हो. आप मेरे को आपका बड़ा भाई समझ के आप मेरे को बताओ, मैं उसमें बिल्कुल चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, तो एक बार फटाक से हम लोग देख लेते हैं हमने आज क्या क्या बात किया. तो हमने बात किया था सबसे पहले किसके बारे में, ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल थे. किधर किधर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, कैनेडियन, फ्रेंच, आयरिश, जापानीज, साउथ अफ्रीकन, सोवियत यूनियन, US और वेमार दैट इज़ जर्मन, इससे आया था. बैकग्राउंड चेक कर लिया, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेके आया गया था. ये प्रियम्बल, ये भी लिखा गया, एलिमेंट्स इन प्रियम्बल कैन नॉट बी ऑल्टर्ड अंडर आर्टिकल 368. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था. SSI, सोशलिस्ट सिक्योरर इंटीग्रिटी. फिर हमने हर एक चीज़ का ये पढ़ा कि कौन सी चीज़ का क्या मीनिंग है. आर्टिकल पार्ट 1 का आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स किया था हमने. फिर आर्टिकल 2, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश और एडमिट एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स. आर्टिकल 3 में उसका प्रोसीजर देखा था कि कैसे फॉर्म करेगा, कैसे स्टेप 1 बिल भेजा जाएगा एक स्पेसिफिक इसके लिए टाइम के लिए स्टेट्स को. स्टेट का जो भी है वो बाइंडिंग नहीं होगा, जो भी ओपिनियन होगा. फिर प्रेसिडेंट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ओपिनियन. फिर बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विद द रिकमेंडेशन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. फाइनली द बिल इज़ पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी. फिर हमने SK धार, JVP कमेटी और फजल अली कमीशन के बारे में बात की थी. फिर हमने बात की पार्ट 2 सिटीजनशिप के बारे में. इसमें आर्टिकल 5 बोलता है एवरी पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हमारे सिटीजनशिप को बोलता है. ठीक है, फिर हमने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 देखा. फिर टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप देखा. ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप देखा. एंड नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स. इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. फंडामेंटल राइट्स और DPSPs बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत नॉलेज बढ़ने वाला है आपका, और बहुत सिंपल करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पॉलिटी. आपके सारे पॉलिटी के क्वेश्चन जितने 20-25 आते हैं प्रीलिम्स में, जितने भी आएंगे 15 से लेकर 25 आने के चांसेस एवरी ईयर होते हैं पॉलिटी के, तो वो हम क्लियर करेंगे. ठीक है, 25 के 25 क्वेश्चंस क्लियर करने की जिम्मेदारी है हमारी. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आपको सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना है, क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिले और आप इन्फॉर्मेशन से या नॉलेज से दूर ना रहे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई और बहनों. प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक्स, बाय.